आज हम ब्रिटेन की संसद के उच्च सदन लॉर्ड सभा के संगठन, उसके इतिहास और उसके शक्तियों की चर्चा करेंगे। हमने यह देख लिया था कि ब्रिटेन की संसद का निर्माण राजा, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा से मिलकर के होता है। लॉर्ड सभा ब्रिटेन की संसद का उच्च सदन और कॉमन सभा संसद का निम्न सदन है। आज से 100 वर्ष पूर्व तक 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक लॉर्ड सभा कॉमन सभा से अधिक शक्तियों की स्वामिनी होती थी और वह ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था का एक प्रमुख गढ़ थी। किंतु कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों के पारित होने के उपरांत 1911 और 1949 के अधिनियमों के पारित होने के उपरांत और कुछ महत्वपूर्ण अभिसमयों के कारण लोकसभा की तुलना में या कॉमन सभा की तुलना में लॉर्ड सभा की स्थिति अब न केवल द्वितीय सदन की हो गई है वरन दूसरे दर्जे की सदन की भी हो गई है। किंतु यदि इसके इतिहास की चर्चा करें तो इसका गौरवशाली इतिहास इसकी वैभव और गौरव की गाथा गाता है। इसका 1000 साल पुराना इतिहास है। ब्रिटेन में नॉर्मन कालीन राजाओं ने जिस मैग्नम कॉन्सिलियम की स्थापना की थी, लॉर्ड सभा उसी की उत्तराधिकारिणी मानी जा सकती है। लॉर्ड सभा ब्रिटेन के सभी प्रमुख राजघराने के प्रमुख सदस्यों, विभिन्न सामंतों और ब्रिटेन के धनपतियों का गढ़ हुआ करती थी और राजा के सामने संसद के रूप में लॉर्ड सभा ही प्रस्तुत होती थी। किंतु 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के राजा ने एक नए अभिसमय या एक नई परंपरा का प्रारंभ किया और वो परंपरा ये थी कि उन्होंने ये निश्चय किया कि वो अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को लॉर्ड सभा की बजाय कॉमन सभा से ही लेना प्रारंभ करेंगे। एक बार और यह स्थिति CF स्ट्रॉन्ग यह लिखते हैं कि 1784 के आसपास में पूरे लॉर्ड सभा में जो प्रधानमंत्री जो पिट हैं, केवल वही कॉमन सभा के सदस्य थे और बाकी पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल है वो लॉर्ड सभा से लिया गया था। किंतु धीरे धीरे स्थितियां बदली और यह एक अभिसमय बन गया कि मंत्रिमंडल कॉमन सभा में से ही लिया जाएगा और मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति ही उत्तरदायी होगा। अब चूंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल दोनों कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और वो कॉमन सभा से ही लिए जाते हैं और यह नियम है कि मंत्रिमंडल जिस सदन में के सदस्य होते हैं उन्हीं सदन में व्यवस्थापन का कार्य करके और अपने विधेयकों को प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तरह व्यवहार में कानून निर्माण का जो महत्वपूर्ण कार्य जो संसद के किसी भी सदन का होता है वह अब कॉमन सभा के पास हस्तांतरित हो चुका है। इस प्रकार यद्यपि यह इतिहास की दृष्टि से एक वैभवशाली सदन रहा है, किंतु आज यह उस वैभव का प्रतीक मात्र है। यदि इसके सदस्यों की संख्या की बात करें तो एक समय में इसकी सदस्य संख्या 1000 से भी अधिक थी और यह दुनिया का एकमात्र ऐसा सदन है द्विसदनात्मक संसदों में कि जिसकी सदस्य संख्या उसके निम्न सदन के सदस्य संख्या से अधिक है। ब्रिटेन में निम्न सदन की सदस्य संख्या निश्चित है और वो निर्वाचन के अधिनियम के अनुसार 635 है। किंतु लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या की ऊपरी सीमा पे कोई भी प्रतिबंध नहीं है। लॉर्ड सभा में विभिन्न श्रेणियों के लॉर्ड्स होते हैं। यदि
1932 से पहले की यदि बात की जाए तो वहाँ पर प्रथम श्रेणी के कुछ राज परिवार के सदस्य लॉर्ड होते थे, वो प्रथम श्रेणी के लॉर्ड कहलाते थे। द्वितीय श्रेणी के जो लॉर्ड होते थे वो वंश परंपरागत सदस्य होते थे और उनकी संतानों को, जो कि 21 वर्ष से कम न हो, उनकी सबसे बड़ी संतान को लॉर्ड सभा के वंश परंपरागत जो सदस्यता है वो प्राप्त होती थी। वर्तमान में भी वंश परंपरागत लॉर्ड हैं, किंतु उनकी उच्चतम सदस्य संख्या अब 92 निश्चित कर दी गई है। तीसरी श्रेणी के जो सदस्य होते हैं वो आजीवन सदस्य होते हैं और ये केवल अपने जीवन पर्यंत ही सदस्य रहते हैं। इनके पश्चात इनकी सदस्यता इनके उत्तराधिकार में इनके संतान को हस्तांतरित नहीं होती है और आजीवन लॉर्ड्स की सदस्य संख्या में किसी भी प्रकार का ऊपरी प्रतिबंध नहीं है। राजा प्रधानमंत्री के परामर्श से या लॉर्ड सभा के सदस्यों के चयन वाले कमीशन के परामर्श से लॉर्ड सभा के लिए पियर्स की उपाधि प्रदान करती है। यह भी वर्तमान में सदस्यों का निर्माण करने वाला एक सबसे बड़ा समूह है। तीसरी श्रेणी में सदस्य 1932 तक आयरलैंड के प्रतिनिधि पियर थे, किंतु आयरलैंड क्योंकि अब एक पृथक राज्य बन चुका है और वहाँ के प्रतिनिधि पियर जो अंतिम थे उनकी भी मृत्यु होने के पश्चात वो वर्ग समाप्त हो चुका है। इसी प्रकार से 1963 में स्कॉटलैंड के जो प्रतिनिधि पियर थे वो अंतिम प्रतिनिधि पियर 1963 में चुने गए और अब कुछ ही समय में एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ के प्रतिनिधि पियर भी अब ब्रिटेन की लॉर्ड सभा में नहीं रहेंगे। आध्यात्मिक श्रेणी के पियर होते हैं और वो उनकी संख्या अधिकतम संख्या 26 होती है और वर्तमान में वे 26 हैं। वे चर्च ऑफ इंग्लैंड के 5 चर्च ऑफ इंग्लैंड के 5 आर्क बिशप और अन्य 21 वरिष्ठ बिशप इसमें सम्मिलित होते हैं। जो 9 सदस्य होते हैं वो कानूनी लॉर्ड के थे और ये जो कानूनी लॉर्ड्स थे ये ब्रिटेन में अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करते थे और लॉर्ड चांसलर जो कि लॉर्ड सभा का अध्यक्ष भी था वो उसकी अध्यक्षता में ये कार्य करते थे। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भूतकाल में लॉर्ड सभा में विभिन्न 7 प्रकार की श्रेणियों के सदस्य हुआ करते थे, किंतु वर्तमान में केवल 3 ही श्रेणियों के सदस्य हैं। वंश परंपरागत पियर जिनकी संख्या अधिकतम संख्या 92 हो सकती है, आजीवन सदस्य, आजीवन वंश परंपरागत आजीवन पियर जिनकी ऊपरी सदस्य संख्या में कोई भी प्रतिबंध नहीं है, आध्यात्मिक पियर जिनकी ऊपरी सदस्य संख्या 26 निर्धारित है। कानूनी जो पियर 9 होते थे 2005 के संवैधानिक सुधार अधिनियम के पश्चात अब ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हो चुका है और कानूनी कार्य जो कि लॉर्ड सभा का पहले था अब सर्वोच्च न्यायालय करने लग गया है। तो इस प्रकार से अब वो वर्ग भी समाप्त हो जाएगा। लॉर्ड सभा की सदस्यता किसे मिलती है? लॉर्ड सभा की सदस्यता महारानी के द्वारा उन व्यक्तियों को दी जाती है जो प्रधानमंत्री या लॉर्ड सभा के सदस्य बनाने वाले कमीशन के परामर्श से पियर की उपाधि जिन व्यक्तियों को प्रदान कर दी जाए। अर्थात ब्रिटेन की साम्राज्ञी पहले किसी व्यक्ति विशेष को पियर की उपाधि प्रदान करती है और पियर की उपाधि प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति स्वतः ही लॉर्ड सभा का सदस्य बन जाता है। एक बार जब व्यक्ति लॉर्ड सभा का सदस्य बन जाता है तो वह आजीवन अपने उस उपाधि का और अपने उस पद का उपयोग करता है। इसका अर्थ यह है कि लॉर्ड सभा एक स्थायी सदन है और यह स्थायी रूप से जीवन पर्यंत चलता रहता है और इसके जो सदस्य हैं वो भी आजीवन इसके सदस्य बने रहते हैं। इसके यदि संगठन की बात की जाए तो इसकी जो अध्यक्षता है वो
2009 से पहले लॉर्ड चांसलर किया करता था। लेकिन तो अब वहाँ पे संसदीय सुधार संवैधानिक सुधार अधिनियम के लागू होने के पश्चात लॉर्ड सभा अपने में से ही एक लॉर्ड स्पीकर का चुनाव करती है और वो लॉर्ड सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। गणपूर्ति वो होती है, वो न्यूनतम सदस्य संख्या होती है जिसकी उपस्थिति में किसी संस्था की कार्यवाही प्रारंभ की जा सके। और लॉर्ड सभा की गणपूर्ति मात्र 3 सदस्य होता है और केवल 3 सदस्यों की उपस्थिति में ही लॉर्ड सभा की कार्यवाही प्रारंभ हो सकती है। ये गणपूर्ति की जो सदस्य संख्या है, यह भी इस बात की ओर संकेत करती है कि लॉर्ड सभा को वहाँ के राजनीतिक जीवन में, व्यवहार में, यथार्थ में कितना कम महत्व रह गया है। लॉर्ड सभा का जो के सदस्यों के जो विशेषाधिकार हैं, यदि उनकी बात की जाए तो लॉर्ड सभा के सदस्यों को अपने सदन में भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है। अर्थात वो सदन में चाहे जितनी देर तक, चाहे जितना लंबा भाषण दे सकते हैं और उनके भाषण पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, उन्हें रोका नहीं जा सकता। वे सत्तारूढ़ दल के मत के खिलाफ भी संसद की पत्रिका में आलेख प्रकाशित करवा सकते हैं। उनके पास एक यह विशेषाधिकार भी है कि वे व्यक्तिगत रूप से साम्राज्ञी या ब्रिटेन की महारानी से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। यह अधिकार कॉमन सभा के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से नहीं है, वे तो सामूहिक रूप से ही महारानी तक पहुंच सकते हैं, किंतु प्रत्येक लॉर्ड के पास ये अधिकार है कि वे महारानी से व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और उनके पास कुछ जो है वो निर्योग्यताएं भी उनकी हैं कि वे अपने पद के कारण कॉमन सभा के मताधिकार में भाग का उनको मताधिकार नहीं है और वो कॉमन सभा के चुनावों में प्रत्याशी भी खड़े नहीं हो सकते। किंतु यदि उन्हें कॉमन सभा का चुनाव लड़ना है तो पहले उन्हें अपने पद और पीयर की उपाधि का त्याग करना पड़ेगा, उसके उपरांत ही वो चुनाव लड़ सकते हैं। उन्हें अपने कार्य के लिए किसी भी प्रकार का वेतन नहीं मिलता है। उनको केवल अधिवेशन काल में जो है वो प्रतिदिन का भत्ता मिलता है और यात्रा भत्ता मिलता है। अब यदि लॉर्ड सभा के अधिकार और शक्तियों की यदि बात करें तो वे भी बहुत अब केवल सांकेतिक ही हैं और इसमें प्रथम है परामर्श संबंधी अधिकार। ऐसी कल्पना करें कि यदि कोई ऐसा समय हो कि जब कॉमन सभा का विघटन हो गया हो और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ने भी त्यागपत्र दे दिया हो, ऐसे समय में परामर्श के लिए राजा लॉर्ड सभा की ओर ही देखेगा। लॉर्ड सभा जो है वो उसका एक यह भी एक विशेष उसका अधिकार है कि जब प्रथम आम चुनाव के पश्चात जब लॉर्ड सभा और कॉमन सभा का जब संयुक्त अधिवेशन होता है, वो संयुक्त अधिवेशन लॉर्ड सभा के चैम्बर में ही आहूत होता है और महारानी उसी संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करती हैं। कानून निर्माण संबंधी या व्यवस्थापिका संबंधी यदि अधिकारों की चर्चा करें तो कोई भी जो सामान्य विधेयक है पहले किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु लॉर्ड सभा के पास अब यह सीमा है कि वह 1949 के संसदीय अधिनियम के पश्चात केवल 1 वर्ष तक किसी भी सामान्य विधेयक को अपने पास रोक कर रख सकती है या उसके पास देर लगाने की शक्ति है। 1911 के संसदीय अधिनियम के द्वारा लॉर्ड सभा के व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों में कटौती कर दी गई थी और उस समय 1911 में उसके पास केवल सामान्य विधेयकों के क्षेत्र में 2 वर्ष की विलंबनकारी शक्ति थी। अर्थात यदि उसके
किसी भी विधेयक में संशोधन करने के पश्चात भी यदि उसी रूप में कॉमन सभा वो विधेयक पुनः प्रस्तुत कर देती थी और लगातार 4 सत्रों तक वह प्रस्तुत करती थी, तो चौथी बार में लॉर्ड सभा के अस्वीकृति के आधार पर ही उसको स्वीकृत मान लिया जाता था और महारानी के द्वारा उसको हस्ताक्षरित कर दिया जाता था। 1911 में यह स्थिति थी, किंतु 1949 में लॉर्ड सभा की इस शक्ति को और अधिक कटौती कर दी गई और वह केवल 1 वर्ष के लिए उसकी ऊपरी सीमा तय कर दी गई। अब व्यवहार में स्थिति ये है कि लॉर्ड सभा के पास केवल 1 वर्ष की विलंबनकारी शक्ति है। यदि इसके अलावा उसके पास जो विधेयक हैं, कई बार ऐसा होता है कि प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत जो संसदीय अधिनियम हैं, उन अधिनियमों के भीतर भी कार्यपालिका के जो अधिकारी हैं या जिन्हें हम नौकरशाह कहते हैं, लोक सेवा के अधिकारी कहते हैं, उनके द्वारा अनेक प्रकार के नियमों का निर्माण किया जाता है। लॉर्ड सभा के पास उन कार्यपालिका के अधिकारियों के द्वारा बनाए गए नियमों की जांच करने का अधिकार है। इसलिए यह जांच के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियों का निर्वहन करती है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की यदि बात करें तो इस संबंध में इसकी शक्तियां विशेष नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए केवल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उनका उत्तरदायित्व लॉर्ड सभा के प्रति नहीं है। इस और अधिकांश व्यवस्थापन का जो कार्य है वो मंत्रियों के द्वारा कॉमन सभा में ही संपादित किया जाता है। किंतु अपने इस शक्ति के अंतर्गत वह सूचना प्राप्ति के लिए मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है, पूरक प्रश्न पूछ सकती है और अनेक उत्तम कोटि के प्रश्न पूछ करके जनमत का ध्यान अपनी ओर जरूर आकर्षित कर सकती है। इस प्रकार जनमत को आकर्षित करने और प्रभावित करने की उसकी जो शक्ति है, वो चाहे तो विलंबनकारी शक्तियों में भी देख सकते हैं कि यदि वो 1 वर्ष तक किसी विधेयक को रोक करके रखती है, उस बीच में वह जनमत का ध्यान पर्याप्त रूप से उस अधिनियम की कमियों की ओर आकर्षित कर देती है और यही कार्य वो मंत्रिमंडल से प्रश्न पूछते समय भी कर देती है। वित्तीय क्षेत्र में यदि उसकी शक्तियों की चर्चा की जाए तो वर्तमान में स्थिति यह है कि कोई भी वित्त विधेयक राजा की या साम्राज्ञी की पूर्व स्वीकृति से पहले कॉमन सभा में ही रखा जाएगा और कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है, इस बात का निर्णय करने का दायित्व भी कॉमन सभा के स्पीकर का ही है। लॉर्ड सभा का इसमें कोई योगदान नहीं है। और तीसरा यह है कि वित्त विधेयक को पारित करने में भी लॉर्ड सभा के पास केवल 1 माह की विलंबनकारी अर्थात 30 दिन की विलंबनकारी शक्ति है। यदि 30 दिन तक अपनी असहमति के उपरांत भी यदि वो रोके रखती है तो वहाँ से विधेयक स्वीकृत मान लिया जाएगा। इसलिए वित्त के क्षेत्र में भी लॉर्ड सभा की जो शक्तियाँ हैं वो केवल औपचारिक मात्र हैं। न्याय के क्षेत्र में लॉर्ड सभा की शक्तियाँ अत्यंत महान हुआ करती थी। लॉर्ड चांसलर जो कि लॉर्ड सभा का अध्यक्ष भी था, लॉर्ड चांसलर की अध्यक्षता में जो 9 कानूनी लॉर्ड थे वो इंग्लैंड के ब्रिटेन के सर्वोच्च अपीलीय अदालत के रूप में कार्य करते थे। इसलिए वो ब्रिटेन का सर्वोच्च अपीलीय अदालत हुआ करती थी। लेकिन अब क्योंकि ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो चुकी है और इसलिए अब उसका यह न्यायपालिका के रूप में भी उसका यह जो कार्य है अब समाप्त हो गया है। चर्च ऑफ इंग्लैंड के रूप में वह उस समय कार्य करती है, आध्यात्मिक कार्यों का संपादन करती है जब 26 कानूनी जो लॉर्ड्स हैं वो बैठ करके आध्यात्मिक कार्यवाहियों का संचालन करते हैं। इस प्रकार लॉर्ड सभा के विभिन्न कार्य
आज जो है वो केवल औपचारिक मात्र बन कर के रह गए हैं, किंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि लॉर्ड सभा के जो सदस्य होते हैं वे अवकाश प्राप्त वरिष्ठ राजनीतिज्ञ होते हैं, क्योंकि अधिकांश जो आजीवन सदस्य होते हैं वे अवकाश प्राप्त वरिष्ठ मंत्रिमंडल के माननीय सदस्य होते हैं, सभी पुराने प्रधानमंत्री होते हैं और विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति होते हैं, तो उनका अनुभव बहुत विशाल होता है और ये अपने महत्वपूर्ण भाषणों के माध्यम से जनमत का ध्यान अपनी ओर पर्याप्त आकर्षित करते हैं। तो यद्यपि लॉर्ड सभा के पास आज वास्तविक शक्तियां तो नहीं हैं, किंतु फिर भी जनमत को अपनी ओर आकर्षित करना और इस रूप में प्रथम सदन की निरंकुशता पर रोक लगाने का कार्य ये जरूर करती है। किंतु फिर भी लॉर्ड सभा की ऐतिहासिक भूमिका के कारण इसकी बहुत आलोचना हुई है और यहाँ तक कहा गया है कि लॉर्ड सभा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। वो पृष्ठभूमि क्या है और वो चर्चा क्या है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।